हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फ्री ऑनलाइन कोचिंग में। देखिए, हम लोग आज दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियोस में मैंने बताया था उत्तर भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में, और आज हम लोग दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानेंगे। तो देखिए, दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास में आज हम लोग पढ़ेंगे संगम युग के बारे में। ठीक है, तो देखिए, संगम युग जब उत्तर भारत में मौर्य काल और भी अन्य जो मौर्योत्तर काल के वंश थे, सातवाहन काल, चेदी वंश, कुषाण वंश, ये सारे जब वंश चल रहे थे, तो उसी के समानांतर में, मतलब उसी समय में इधर दक्षिण भारत में चल रहे थे संगम युग। ठीक है, संगम युग का क्या मतलब है कि जैसे संगम का मतलब अभी हम लोग आगे देखते हैं, मैं आपको संगम का युग क्यों कहा जाता है मैं ये बताऊंगी। ठीक है, तो आज का हमारा यही टॉपिक है संगम युग के बारे में। ठीक है, तो इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताते चली जाऊंगी। और देखिए, संगम युग जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम ये संगम युग के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं, तो जब हम आगे जब पढ़ेंगे पल्लव के बारे में, और आगे का जब चोल वंश पढ़ेंगे, पल्लव काल पढ़ेंगे, राष्ट्रकूट पढ़ेंगे, तो उसमें से ये इन सब शासकों के बारे में या संगम युग के बारे में बातें वहां पे जानने को मिलेगी। इसलिए हमें संगम युग के बारे में जानकारी लेना जरूरी है। और यह इतिहास में संगम युग महत्वपूर्ण स्थान भी रखता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्तर भारत में मौर्य और मौर्योत्तर काल के जो वंश चल रहे थे, उसी के पैरेलल में दक्षिण भारत में एक प्राचीन इतिहास था संगम युग। ठीक है, देखिए, दक्षिण भारत के इतिहास को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, जैसे उत्तर भारत के इतिहास को हम लोग दो भागों में बांटते हैं कि उत्तर भारत का इतिहास एक हो गया मौर्य काल। ठीक है, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल के राजवंशों को ले लीजिए। उसके बाद जब हम आगे देखेंगे तो एक गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, मतलब हर्ष का जो काल था। ठीक है, इस तरीके से उत्तर भारत के भी इतिहास को, यानी प्राचीन इतिहास को दो भागों में हमने बांटा। उसी तरीके से दक्षिण भारत के इतिहास को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं कि दक्षिण भारत के इतिहास को दो भागों में, एक हम लोग संगम युग को देखते हैं और दूसरे में हम लोग उसको देखेंगे पल्लव, राष्ट्रकूट, चोल, इन सारे राजवंशों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उत्तर भारत के प्राचीन इतिहास को भी दो भागों में बांटा जाता है और दक्षिण भारत के प्राचीन इतिहास को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। ओके, तो अब देखिए, हम लोग यहाँ पे आज हम लोग संगम युग के बारे में पढ़ते हैं और मैंने यहाँ पे मैप बनाया है और उनके लोकेशन को बताया है कि कहाँ पे थे। तो मैप के द्वारा जब हम समझेंगे तो ये थोड़ा आपको उस समय याद करने में इजी रहेगा। ठीक है, वैसे भी जब हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं तो मैप के थ्रू समझना थोड़ा ज्यादा आसान रहता है कि चीजों को याद करने में आसानी रहती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग आज दक्षिण भारत के इतिहास में संगम युग को। देखिए, परिचय पहले देखते हैं। परिचय में है कि संगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा या गोष्ठी। गोष्ठी मतलब जो सेमिनार है। ठीक है, जो आज हम लोग जो सेमिनार करते हैं, वही प्राचीन काल में उसी को सभा कहा जाता था। ठीक है, तो ये सभा, संगम का मतलब सभा है। ठीक है, और संगम एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, और समय, संगम काल का समय है 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के मध्य माना जाता है। ठीक है, और इसके इतिहास को जानने के लिए संगम युग के साहित्य ही आधार है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि संगम युग का इतिहास जो है वो हम लोग संगम युग के साहित्य से जानते हैं। ठीक है, तो परिचय में मैंने आपको बताया कि संगम जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ सभा होता है। तो प्राचीन काल में सभा था जिसे आज हम लोग वर्तमान समय में गोष्ठी या सेमिनार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, संगम तमिल कवियों की सभा थी और जिसमें तमिल साहित्य की रचना की गई थी, जिसे संगम साहित्य कहा जाता है। मैंने आपको बताया कि संगम
जो सभा होता था वो तमिल कवियों की सभा थी, ठीक है। जो मैंने आपको बताया कि जो सभा होता था प्राचीन समय में, उसमें ये तमिल कवियों की सभा होती थी और उसमें वहां पे बैठकर वो अपनी कविताएं लिखते थे, अपनी लेखनी को शुरू करते थे और अन्य माध्यम से वो पुस्तकों को, व्याकरण ग्रंथ, इस तरह के ग्रंथों की रचना करते थे, ठीक है। तो ये बहुत साल तक चला था। तो ये इसी युग को, क्योंकि संगम मतलब सभा और ये जो काल लंबा समय चला था, इस वजह से इसे संगम युग कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब ही है, संगम युग का मतलब ही है कि सभा जिसमें तमिल कवि जो होते थे वो अपने ग्रंथों की रचनाएं करते थे और ये क्योंकि थोड़ा लंबा समय तक चला था इसलिए इसे संगम युग कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ये सिर्फ सभा का युग था, तमिल कवियों के द्वारा ग्रंथों की रचनाओं का युग था, ठीक है। अब देखिए, संगम तमिल साहित्य कवियों की सभा थी जिसमें तमिल साहित्य की रचना की गई, जिसे संगम साहित्य कहा जाता है। उसमें जिन साहित्यों की रचना की गई वो साहित्य संगम साहित्य कहलाते थे और इन्हीं साहित्यों के आधार पे ही हम लोग इसके इतिहास को देखते हैं, ठीक है। देखिए, 3 प्रकार के जो संगम थे वो किए गए थे, ठीक है। 3 प्रकार की सभाएं हुई थी, ठीक है। तो प्रथम जो सभा हुई थी वो मदुरई में हुई थी। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे यही है, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रथम सभा हुई थी मदुरई में अगस्त ऋषि, ठीक है। यहाँ पे ये ऋषि है, अगस्त ऋषि के अध्यक्षता में हुई थी। तो ये देखिए इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। प्रथम सभा मदुरई में हुई थी अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में। द्वितीय सभा कपाटपुरम, ठीक है, अगस्त ऋषि की अध्यक्षता में। और तृतीय सभा उत्तरी मदुरई नकीकर, ठीक है, नकीरर। तो ये देखिए, ये याद करना पड़ेगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो प्रथम और द्वितीय की जो अध्यक्षता थी वो तो इजीली याद हो जाएगा कि अगस्त ऋषि ने किया था और तृतीय थे नकीरर, ठीक है। तृतीय सभा संगम सभा जो था मतलब उसकी अध्यक्षता नकीरर ने की थी, ठीक है। और प्रथम मदुरई में और तृतीय मदुरई में हुई थी, उत्तरी मदुरई में, और द्वितीय कपाटपुरम जिसकी अध्यक्षता अगस्त ऋषि ने ही की थी, ठीक है। और ये तीनों संगम जो हुए थे, तीनों सभा जो आयोजित की गई थी, उसकी विशेषता यह है कि यह तीनों सभा पांड्य राजाओं के शासन काल में की गई थी, ठीक है। पांड्य राजाओं के संरक्षण में तीनों संगम की गई थे कि पांड्य राजाओं में, यानी कि ये 197 टोटल थे, इन्हीं के संरक्षण में ही तीनों संगम का आयोजन किया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तीनों संगमों का आयोजन किसके संरक्षण में किया गया था, तो पांड्य राजाओं के संरक्षण में, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, पांड्य राजाओं के संरक्षण में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था, ठीक है। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे चोल, चेर और पांड्य के बारे में, ठीक है। इसके जो वंश है संगम युग के, उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसका लोकेशन देखते हैं मैप में। देखिए, चेर जो था प्राचीन समय में वो केरल वाला क्षेत्र था, ठीक है, केरल मालाबार, ठीक है, केरल मालाबार। और इस क्षेत्र को प्राचीन समय में जो मालाबार था वो आधुनिक में वही क्षेत्र केरल है, ठीक है। मालाबार वाला क्षेत्र प्राचीन समय में चेर का क्षेत्र था और प्राचीन समय में मालाबार या चेरों का क्षेत्र भी कहा जाता था। और ये इम्पोर्टेंट है, धनुष इसका प्रतीक चिन्ह है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि चेर का प्रतीक चिन्ह, चेर राजवंश का प्रतीक चिन्ह कौन सा है, धनुष है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइए तमिलनाडु। तो तमिलनाडु का जो निचला क्षेत्र है वो पांड्य राजाओं का है और ऊपरी क्षेत्र जो है वो चेर राजाओं का है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, ऊपर वाला तमिलनाडु का ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो चोल का है और प्रतीक चिन्ह बाघ है, और पांड्य का मछली है प्रतीक चिन्ह। तो ये तीनों
प्रतीक चिन्ह जो है वो याद करना जरूरी है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए मैंने आपको बताया कि केरल, एक बार फिर से हम लोग इसको देखते हैं ताकि ये याद हो जाए। केरल यानी कि मालाबार वाला जो क्षेत्र है, प्राचीन समय का मालाबार वाला क्षेत्र, वो चेर राजवंशों का क्षेत्र था। और तमिलनाडु का ऊपरी क्षेत्र चोल का था और निचले क्षेत्र जो था वो पांड्य राजाओं का था। ठीक है, यानी चोल और पांड्य जो थे वो तमिलनाडु के क्षेत्र में थे और जो चेर थे वो केरल के क्षेत्र में थे। ठीक है, आधुनिक केरल और प्राचीन समय का मालाबार वाला क्षेत्र। ठीक है, अब देखिए चोल के बारे में हम लोग पहले देख लेते हैं। चोल में क्या है, बाघ ही इसका प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, बाघ ही इसका प्रतीक चिन्ह है। और उसके बाद चोल के बारे में पढ़ते हैं कि प्रमुख शासक करिकाल था। देखिए संगम युग का तिथि क्रम हमें नहीं ज्ञात है। ठीक है, इसके मतलब जो संगम युग का जो आप शासन काल देखेंगे किसी भी राजा के बारे में, वो हमें उसका इतिहास नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि जो हम लोग संगम युग का जो भी इतिहास जानते हैं वो साहित्य के बेस पे जानते हैं। और साहित्य, जब साहित्य की रचना की गई थी उस समय साहित्य का वर्णन है, मतलब उस समय के काल का वर्णन किया गया है। इसमें चोल, चेर और पांड्य राजाओं के जो काल है, तिथि क्रम है, उसका वर्णन नहीं प्राप्त होता है। ठीक है, इस वजह से संगम युग के बहुत कम इतिहास हमें जानने को मिलते हैं। लेकिन जितना भी जानने को मिला है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और आगे जब हम राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल पढ़ेंगे तो उसमें भी संगम युग के राजाओं के बारे में जानना पड़ेगा, इसलिए संगम युग जानना जरूरी है। ठीक है, और संगम युग के बारे में हम लोग चोल देख रहे हैं जिसमें प्रमुख शासक करिकाल था। राजधानी इसकी पुहार या कावेरी पट्टनम, और कावेरी पट्टनम प्राचीन समय में प्रसिद्ध बंदरगाह था जहां से व्यापारों का बहुत बड़ा आदान प्रदान होता था। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है। कावेरी पट्टनम जो है वो चोल का प्रमुख मतलब राजधानी था। और उस समय प्राचीन समय में कावेरी पट्टनम जो था वो प्रमुख बंदरगाह भी था। ठीक है, अब देखिए श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। देखिए जो संगम युग के जो राजा थे, चाहे वो चोल, चेर, पांड्य हो, वो अपनी सैन्य शक्ति के लिए काफी प्रसिद्ध थे। ठीक है, और सैन्य शक्ति के लिए प्रसिद्ध इसलिए थे क्योंकि वो काफी, उनकी जो सैन्य शक्ति थी वो काफी मजबूत थी, शक्तिशाली थी। इसी वजह से उन्होंने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। और ये पहला मतलब ऐसा वंश है, चोल वंश, ये इम्पोर्टेंट है, जिसने विदेशों पे मतलब कि बाहरी क्षेत्रों पे अपने अधिकार को स्थापित किया था। ठीक है, तो जो चोल राजा था जो उसने श्रीलंका पे विजय प्राप्त की थी और बहुत समय तक श्रीलंका को अपने अधिकार क्षेत्र में रखा था। ठीक है, और चोल संगम वंशों में सबसे महत्वपूर्ण वंश है। ठीक है, यहाँ पे चोल वंश बहुत, संगम युग में चोल वंश का बहुत विस्तृत स्वरूप नहीं मिलता है, लेकिन आगे फिर से इसका विकास देखने को मिलता है विजयालय के समय से। जब आगे हम लोग स्पेशली चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे देखिए चोल के बाद तो चेर आ जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत शक्तिशाली इस युग में यानी संगम युग में चोल वंश में बहुत शक्तिशाली राजा नहीं रहते हैं, सिर्फ करिकाल। ठीक है, ये और ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछता है कि संगम युग में चोल वंश का प्रमुख शासक कौन था? करिकाल। ठीक है, तो करिकाल एक प्रमुख शासक था। उसके बाद छोटे छोटे राजा आते हैं, तो चोल जो शासन था वो बहुत समय तक नहीं रह पाता है। ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद जब आप चोल वंश देखेंगे तो फिर इसका विस्तार होता है, जो कि जिसका नया चोल जो राजवंश होता है उसके संस्थापक को हम लोग विजयालय के नाम से जानते हैं। तो आगे जब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम लोग संगम युग के चोल के बारे में देखते हैं। तो प्रमुख शासक करिकाल था, राजधानी पुहार या कावेरी पट्टनम, श्रीलंका पे विजय प्राप्त की थी। ठीक है, और चोल संगम वंशों में सबसे महत्वपूर्ण था। अब देखिए चेर आता है और इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? धनुष। प्रतीक चिन्ह क्या है? धनुष। ठीक है, तो
प्रतीक चिन्ह में चेर वंश का सबसे प्रतापी शासक सेन गुटवन था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चेर वंश का चोल वंश का कौन था? करिकाल था। और चेर वंश का कौन था? सेन गुटवन, ठीक है। सेन गुटवन था और सेन गुटवन ने चेर राज्य में कर्ण की पत्नी पूजा की प्रथा चलाई। कर्ण की, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पत्नी पूजा या कर्ण की पूजा की प्रथा किसने चलाई थी? सेन गुटवन ने। वह किस राजवंश का राजा था? चेर राजवंश का, ठीक है। अब देखिए पांड्य, मछली इसका प्रतीक है, चिन्ह है। और पांड्यों का प्रथम उल्लेख मेगस्थनीज द्वारा मिलता है। मेगस्थनीज के इंडिका में सबसे पहले पांड्यों का वर्णन मिलता है, वहीं से पांड्यों के बारे में पता चलता है। संभवतः स्त्री द्वारा शासन किया गया था, ठीक है। इसमें मतलब ऐसा बताया जाता है कि इस पे स्त्री शासिका होती थी, महिलाओं के द्वारा शासन किया जाता था। लेकिन पांड्य राजा एक था नेडियोन, ठीक है। नेडियोन, इसने समुद्र पूजा की प्रथा चलाई थी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। समुद्र पूजा की जो प्रथा है वो चलाया था पांड्य राजा नेडियोन ने, ठीक है। और सेन गुटवन ने पत्नी पूजा यानी कि कर्णगी या पत्नी पूजा की प्रथा चलाई थी। तमिलों का प्रमुख देवता मुरुगन या सुब्रमण्यम। सुब्रमण्यम, अभी जो वर्तमान में हम लोग तमिल क्षेत्र के जो देवताओं का नाम सुब्रमण्यम जानते हैं, उसका प्राचीन नाम मुरुगन था, ठीक है। देखिए उत्तर भारत में भी आप देखते हैं कि प्राचीन समय में देवताओं का महत्वपूर्ण स्थान था वैदिक समय से ही। उसी तरीके से दक्षिण भारत में भी था। दक्षिण भारत में भी बोल सकते हैं आप कि देवताओं का महत्वपूर्ण स्थान था, लेकिन उत्तर भारत के देवताओं का स्वरूप अलग था और दक्षिण भारत के देवताओं का स्वरूप अलग प्राप्त होता है, ठीक है। तो तमिल के जो प्रमुख देवता थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उनका नाम है मुरुगन, ठीक है, मुरुगन। और जिनको अब वर्तमान में सुब्रमण्यम जाना जाता है नाम से, ठीक है, वही प्राचीन में मुरुगन के नाम से थे। अब देखिए प्रमुख संगम साहित्य, ठीक है, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसी से ही हम लोग संगम साहित्य के बारे में जानते हैं। तो पहला है तोलकाप्यम, ठीक है। देखिए यहाँ पे अच्छे से मिल गई थी तोलकाप्यम। यह एक व्याकरण ग्रंथ है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तोलकाप्यम यह व्याकरण ग्रंथ है और यह तोलकाप्पियर के द्वारा रचित ग्रंथ है, ठीक है। ये तोलकाप्पियर एक तमिल कवि है, इनके द्वारा रचित ग्रंथ है तोलकाप्यम, जो कि एक व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस प्रकार का ग्रंथ है? व्याकरण ग्रंथ है। शिल्पादिक्रम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तोलकाप्यम और शिल्पादिक्रम ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके लेखक जो थे मतलब रचित है जिसके द्वारा इलंगो आदिर्गक के द्वारा रचित है ये। और ये इसमें क्या है, इस साहित्य में क्या है? ये तो व्याकरण ग्रंथ था, इसमें है कि व्यापारी कोवलन और पत्नी कणगी एवं नर्तकी, ये नर्तकी है, ठीक है, नर्तकी माधव की प्रेम कहानी को बताया गया है। शिल्पादिक्रम इलंगो आदिर्गक, ठीक है, आदिर्गक के द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें व्यापारी कोवलन, उसकी पत्नी कणगी और नर्तकी माधव की प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। और इसी ग्रंथ से प्रेरित होकर सेन गुटवन ने कर्ण की पूजा की प्रथा चलाई थी, ठीक है। इसी शिल्पादिक्रम के ग्रंथ से ही प्रेरित होकर उन्होंने सेन गुटवन ने कर्ण की या पत्नी पूजा की प्रथा चलाई थी, ठीक है। फिर एक और ग्रंथ है तिरुवल्लुर ही राइटर है और कुरल तमिल साहित्य का जिसे बाइबल कहा जाता है, कुरल तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों तो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और ये भी इम्पोर्टेंट है कुरल, जिसे तमिल साहित्य का व्याकरण कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें देखिए ये जो है हमारा संगम, इसकी मैं विशेषता थोड़ी सी बताती हूँ कि प्रथम जो संगम है उसकी
इसमें इसकी विशेषता यह है कि इसमें किसी भी ग्रंथ की रचना नहीं की गई थी। प्रथम संगम साहित्य में किसी भी प्रकार की रचना नहीं की गई थी। द्वितीय संगम साहित्य में तोलकाप्पियम, ठीक है, ये जो तोलकाप्पियम है ये द्वितीय संगम में की गई थी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ द्वितीय संगम में। ये भी इम्पोर्टेंट है कि किस संगम में इसकी रचना की गई थी। द्वितीय संगम में सिर्फ एक ग्रंथ की रचना की गई थी, तोलकाप्पियम। ठीक है, और तृतीय जो संगम था उसमें बाकी सारे साहित्यों की रचना की गई थी। तो ये तो इसलिए याद हो जाएगा क्योंकि प्रथम संगम में किसी भी प्रकार की ग्रंथ की रचना नहीं की गई थी, द्वितीय संगम में तोलकाप्पियम की रचना की गई थी, और तृतीय संगम में बाकी सारे शिल्पादिक्रम हो गया, तिरुवल्लुवर हो गया, कुरल हो गया, इन सभी ग्रंथों की रचना की गई थी। ठीक है, इसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट है जो क्वेश्चन पूछा जाता है अगस्त ऋषि के बारे में। ठीक है, तो दक्षिण भारत में, देखिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, दक्षिण भारत में आर्यों के आगमन, ठीक है, आर्यों का आगमन की देन किसकी है? अगस्त ऋषि की। ठीक है, अगस्त ऋषि, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि देखिए उत्तर भारत में जो आर्य थे उन्हें दक्षिण भारत की ओर ले जाने का जो श्रेय दिया जाता है वो अगस्त ऋषि को दिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दक्षिण भारत में आर्यों को मतलब किसने ले गए, कौन ले गया था या किसे श्रेय दिया जाता है वहां पे आर्यों को ले जाने का? अगस्त ऋषि को। ठीक है, तो ये हमारा संगम युग था आज के लिए। फिर अब हम लोग अगले कुछ इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में ही, या फिर गुप्त साम्राज्य पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग प्राचीन इतिहास ही अभी पढ़ रहे हैं, तो आगे हम लोग कुछ और देखेंगे प्राचीन इतिहास में। आज ये संगम युग हमारा यहीं तक था। तो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगेगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा और मेरे वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू।